वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के लेक्चर्स में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स पे हम बना रहे हैं, अभी हम कैपेसिटर से रिलेटेड और पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पलर्स में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपको एक दो वीडियो और मिला होगा जिसमें एग्जाम्पलर डिस्कस किया गया था सेम टॉपिक पे। टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का। उसी सीक्वेंस में हम लोग आज तीसरा लेक्चर कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है एग्जाम्पलर से वो आपके स्क्रीन पे है। तो हम लोग वन बाय वन और उसके लॉजिक को डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और उसके साथ जो हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे उसको भी देखिएगा। जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 10, वो ये कहता है कि इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल the electric field is uniform, the electric field is zero, there can be no charge inside the region, and the electric field shall necessarily change if the charge is placed outside the region। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहता है, तो इसका आंसर जो है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि आंसर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल है, और ये कांस्टेंट पोटेंशियल का जो ये रीजन है, तो यहाँ पर V जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर ये और ये कोई रीजन है जिसके अंदर में जो क्षेत्र है जिसके अंदर में V जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अब V कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि जो dV/dr होता है विद नेगेटिव साइन वो E होता है। तो कहता है कि V कांस्टेंट है। जब V कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि dV/dr जो है वो ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि E ज़ीरो है, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जब E ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी चार्जेस हैं वो इसके सरफेस पे होंगे, इसके अंदर नहीं होगा, या जो भी चार्जेस होंगे वो आउटसाइड होंगे, रीजन के अंदर कोई चार्ज नहीं है एज पर द गॉस लॉ। तो इसका मतलब है कि देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड, ये भी सही है। सो हमारी समझ से ये आंसर बी एंड कॉमा सी, ये मल्टीपल आंसर प्रॉब्लम है। तो नीट में नहीं आता है बट कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन माय ओपिनियन बी एंड सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर सही है इसलिए नहीं है कि बी यूनिफॉर्म, इसका मतलब बी एग्जिस्ट करता है, वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड शायद नेसेसरी चेंज, अगर चार्ज बाहर नहीं, बाहर अगर चार्ज रखेंगे तो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं आएगा। किसी भी कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। उसके लिए ये फार्मूला है। अब कैलकुलस यूज करेंगे कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होता है, तो अगर v कांस्टेंट है हमारा, तो dV/dr जो है वो हम हैज टू बी ज़ीरो, और dV/dr जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। तो E जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। सो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन का एक हिस्सा थोड़ा सा छूटा भी हुआ है। कहता है कि इफ K1 क्लोज्ड है, और इसको साथ में पढ़ेंगे, एंड K2 ओपन, फिर K21 को ओपन करके K2 को क्लोज कर दिया जाता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है, और बाद में K1 ओपन है K2 क्लोज्ड है, इसी ऑर्डर में है, वाइस वर्सा नहीं है। और Q1 डैश और Q2 डैश C1 और C2 पे चार्ज है, और V1 एंड V2 वोल्टेज है किसके ऊपर, रेस्पेक्टिवली C1 एंड C2 के ऊपर। तो अब आपको बताना है कि क्या चीज़ सही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहले हमारा क्या है कि K1 जो है वो क्लोज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और K2 ओपन,
K2 ओपन है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सर्किट जो है वो जो है वो अभी आउटसाइड बैटरी से बाहर है। यानी कि बैटरी क्या करेगा, यहाँ से चार्ज देगा, इधर आएगा, इधर चार्ज नहीं जाएगा, सिर्फ इधर जाएगा, इधर चार्ज आएगा। तो जो चार्ज ऑन जो C1 होगा, चार्ज क्या होता है, CV होता है। तो C1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, C1 इंटू ई, क्योंकि हम लोगों ने इसके अक्रॉस अगर ई लगाया है तो यहाँ भी जो पोटेंशियल होगा वो ई होगा, यानी कि यहाँ पर V का वैल्यू E1 है, तो ये चार्ज हो, और इसको हम लोग ने Q मान लिया। तो हम लोग जो है वो चार्ज जो है वो C1 पे निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर अब दूसरी तरफ क्या करता है कि K1 को ओपन कर दिया जाता है एंड K2 को क्लोज कर दिया जाता है, K2 को क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि अब ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, यानी कि बैटरी को अब कोई मतलब नहीं रहा है, ये क्या हो गया, चार्ज है। तो अब ये सर्किट जो है वो वैलिड हो जाएगा, ये आपका क्या है, क्लोज्ड, क्लोज्ड है। तो ये क्या करेगा, चार्ज सप्लाई करेगा इसमें, ठीक है ना, चार्ज सप्लाई, ये किसका रोल एक्सेप्ट कर लेगा, बैटरी का रोल एक्सेप्ट कर लेगा। तो C1 जो है विल चार्ज सेट टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट स्टेज, हमेशा याद रखिएगा, चार्ज तब तक चार्ज वो चार्ज करेगा जब तक V1 बराबर ना हो जाए किसके, V2, यानी कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। समझ में आई बात ना। और ये जो कॉमन पोटेंशियल होगा, जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर होगा, C1 V1 प्लस C2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो V1 जो है, लेकिन यहाँ पर जो V1 जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, C1E डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो जो भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, अगर V1 है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल V2 है, तो V1 बराबर हो जाएगा V2 के। तो देर इज अ चार्ज ऑन C1 गेट डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब ये दूसरा जवाब जो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि पहला सही है, V1 V2 के बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि Q1 डैश Q2 के बराबर हो जाए। कारण चार्जेस, जो चार्जिंग प्रोसेस है वो इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज पर नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके इक्वलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल पर। तो Q1 डैश बराबर होगा Q2 डैश के, ये बिल्कुल कतई सही नहीं है, बिकॉज Q क्या होता है, CV होता है। अगर V बराबर भी हो गया, अगर C बराबर नहीं है तो चार्ज बराबर नहीं होगा, और यहाँ बराबर नहीं है क्योंकि एक C1 है और ये एक C2 है, और ये हमें नहीं दिया गया है कि C1 बराबर है C2 के। तीसरा जो है वो क्या है, अब मान लो कि दोनों पे कॉमन पोटेंशियल आ गया, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया तो Q1 डैश जो है वो कितना हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा, और Q2 डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा। और ये लेकिन चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंजर्व्ड होते हैं, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। और ये जो Q है हमने पहले ही बताया है वो किसके बराबर है, C1E के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो C1E है वो बराबर होगा C1 V1 प्लस C2 V2 के। देयरफॉर दिस इज आल्सो अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और तीसरा तो सही है ही है, क्योंकि चार्जेस कंजर्व्ड हैं, तो Q जो है वो तो Q1 डैश और Q2 डैश ये तो यहाँ ही लिखा हुआ है। तो देयरफॉर C इज आल्सो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A C एंड D। तो दीज आर द आंसर ऑफ द मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपके एग्जाम्पलर का 12वां क्वेश्चन है। इफ अ कंडक्टर हैज पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो, एंड देयर इज नो चार्ज एनीवेयर आउटसाइड, बाहर कोई चार्ज नहीं है और इसका पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस एंड इनसाइड इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। अंदर भी चार्ज होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए, सरफेस भी होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी, there cannot be any charge on the body of the conductor, there must be charge only on the surface, there must be charge inside the body। तो अगर v जीरो नहीं है, तो अगर v जीरो नहीं है तो there cannot be any charge, नहीं ये तो कैसे होगा, there must be charges on the surface। अगर v जीरो नहीं है, लेकिन ये v जीरो नहीं है, तो कहाँ दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, बाहर दिया हुआ है कि अंदर दिया हुआ है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके अंदर में जो है वो ये नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, इसके अंदर में ही आपको नहीं दिया हुआ कि बाहर पोटेंशियल जीरो नहीं है या अंदर जीरो नहीं है। अंदर जीरो नहीं है इसका मतलब आपको ये भी नहीं दिया हुआ है कि अंदर कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है कि जीरो नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ये स्किप कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूंगा अगर कोई इसका ऊपर कोई बात होगी तो फिर मैं बताऊँ। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ये नज़र आ रहा है। मुझे क्वेश्चन सही हो सकता है, बट इसमें जो बातें हैं वो 100% जो है वो सही नहीं है। कहने का मतलब है जो डेटा है जो वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन। कहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और के क्लोज्ड है और प्लेट को हटाया जाता है। यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, के क्लोज्ड है, दैट इज बैटरी ऑपरेशनल है, बैटरी इज ऑपरेशनल। याद रखिएगा V कांस्टेंट रहेगा, Q में चेंज, कैपेसिटर का C में चेंज। सारे पैरामीटर्स याद रखिएगा। एक पैरामीटर जो कांस्टेंट रहेगा वो, अगर ये कब की बात है, जब बैटरी ऑपरेशनल है, बैटरी कनेक्टेड है। अब क्या करते हैं, प्लेट के सेपरेशन को बढ़ाता है, कहता है प्लेट के सेपरेशन को बढ़ाता है। सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन चार्ज क्या होता है, सी भी होता है, तो अगर चार्ज डिक्रीज हुआ, सॉरी सी डिक्रीज हुआ तो चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब की क्लोज्ड है और कैपेसिटर को थोड़ा सा हम मतलब कि पार्ट कर देते हैं, इसके प्लेट को थोड़ा हटा लेते हैं, तो सी जो है, डी जो है वो बढ़ रहा है, तो सी कम हो रहा है, तो सी कम होगा, क्यू कम होगा। तो क्या इसका मतलब है, इन ए क्यू रिमेन सेम ना, इन ए वी रिमेन सेम एंड क्यू चेंजेस। दिस इज द आंसर। ये आंसर सही है आपका, सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, इन ए। ये आंसर गलत है, क्यू रिमेन सेम ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटर का ए के केस में क्यू कांस्टेंट नहीं होगा, में चेंज लिखा है ना, तो चेंज। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, अगर के ओपन है, यानी कि बैटरी नाउ आउट, बैटरी बाहर है, तो क्या होगा, कैपेसिटर अब किससे चार्ज देगा या किसको चार्ज देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यू कांस्टेंट, बी में चेंज और सी में चेंज। तो सेकेंड केस में क्या होगा, कैपेसिटर के प्लेट को उसने क्या किया है,
हटाया है, तो सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो डी बढ़ा तो सी घटा, सी घटा तो हम जानते हैं कि v जो होता है वो q बाई सी होता है, और q तो कांस्टेंट है। तो c घटा तो इसका मतलब है b बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है, b में q will remain same and v will change, यानी कि d should be the correct answer. So overall answer will be C, D। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 13 का। 13 का जो आंसर होना चाहिए वो C, D होना चाहिए। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही हम लोगों ने देखा, और अगले वीडियो में है और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, probably that will be on this chapter, that will be the last lecture। लेकिन एक लेक्चर और लगेगा एग्जाम्पलर्स के इस चैप्टर पे, किस पे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पे। उसमें 2-3 जो भी प्रॉब्लम्स अच्छे अच्छे होंगे मैं लूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। सो आज की क्लास कैसी रही आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सर्च करते रहिए। जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मुझे पता है रीच कम है, क्योंकि अच्छे चीजों की रीच हमेशा कम होता है। आप ये जाननी चाहिए, ये दो चीजें हैं जो अच्छी होती हैं वो बहुत कम लोगों तक पहुंचती हैं। तो ये बहुत अच्छी नहीं है, मेरी समझ से बहुत अच्छी चीज है। मैंने बहुत ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक चैप्टर ये बनाया है, और पूरे दिल से मैं कहता हूँ, आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छा एफर्ट है मेरे साइड से स्टूडेंट के हेल्प के लिए। अब देखें कहाँ तक इसको सक्सेस मिलता है। सक्सेस मिलना ना मिलना वो आप पर डिपेंड करता है। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा रीच भी बढ़ेगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो इसी तरह से है, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, उसको मार्केटिंग चाहिए। तो अब आप ही लोगों को करना है ये मार्केटिंग। तो प्लीज 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 इसको आप लोग मार्केट करते रहिए। कहने का मतलब है, आपको कहीं किसी को बेचना तो है नहीं, आपको हमेशा याद रखना है कि सर के इस एफर्ट्स को कामयाब करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।